एमएससी स्टूडेंट्स एनवायरमेंटल बायोलॉजी से जो आज का टॉपिक है वो इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स से है। इसमें इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स क्या है, इसमें जो मेन कंसेप्ट है वो इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो किस तरह से होता है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, जो सनलाइट है वो प्रोड्यूसर लेवल पे एंट्री कर रही है, यहाँ से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर प्रोड्यूसर से ये एनर्जी कंज्यूमर लेवल पे हेट्रोवर्स कार्निवोर्स टॉप कंज्यूमर से जा रही है और डिकम्पोज होकर ये जो न्यूट्रिएंट साइकिल है उसको वापस एनवायरनमेंट में रिप्लेस भी यहाँ पे हो रहा है। तो इस तरह से ये जो किस तरह से एनर्जी का फ्लो होता है, इससे रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर हैं यहाँ अगर हम देखें तो इसको हम सिंपल एनर्जी के सिंगल फ्लो से भी जान सकते हैं। तो इसमें जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, इसको समझने के लिए हमें देखते हैं कि जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो जो प्रोड्यूसर हैं वो सोलर एनर्जी से जो एनर्जी लाइट एनर्जी है उसको ट्रैप करते हैं। यहाँ ये जो लाइट एनर्जी है उसे आई से दिखाया गया है, ये टोटल इनपुट है जो कि फोटोसिंथेसिस में केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। जो एल ए है इसका मतलब है कि ये जो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं उनका जो लीफ सरफेस है उसमें कितना एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है उसे एल ए से बताया गया है। तो जो फोटोसिंथेसिस में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई है वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, यानी जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो टोटल फोटोसिंथेसिस की रेट है, जिसको हम असिमिलेशन रेट भी कह सकते हैं, जिसे यहाँ डायग्राम में पीजी से दिखाया गया है या टोटल असिमिलेशन। तो यहाँ जो प्रोड्यूसर लेवल पर जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, जो प्रोडक्शन हुआ है, ये प्राइमरी प्रोडक्शन है। इसकी दो कैटेगरी होंगी यहाँ पे। पहला तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो इसमें टोटल फोटोसिंथेसिस हुआ है या टोटल असिमिलेशन हुआ है कंप्लीट 100%। अब इसका जो 60% पार्ट है ये प्लांट्स हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, वो भी इसको अपने ग्रोथ में, मेंटेनेंस में, रेस्पिरेशन में कंज्यूम करेंगे। और फिर जो रिमेनिंग 40% पार्ट है वो नेक्स्ट अवेलेबल होगा कंज्यूमर्स के लिए। तो जो नेक्स्ट अवेलेबल है बचा हुआ रिमेनिंग वो पीएन कहला रहा है, यानी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। तो इसमें जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो टोटल रेट थी फोटोसिंथेसिस की, जो कि 100% थी प्रोड्यूसर पे। और इसमें से जो कंजम्पशन के बाद जो बच गया है वो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन है, जो कि कंज्यूमर के लिए अवेलेबल है। तो जो यहाँ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है और जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो दोनों मिलकर प्रोड्यूसर लेवल पर प्राइमरी प्रोडक्शन कहलाते हैं। यानी इसमें कई सारे फैक्टर प्राइमरी प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, जैसे कि यहाँ लाइट एनर्जी है, सोलर एनर्जी की अवेलेबिलिटी क्या है, वो इकोसिस्टम किस तरह का है, वहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स अगर हम देखें तो वो कितने हैं, साथ में एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है, इससे जो फोटोसिंथेसिस की रेट है प्रभावित होगी, वहाँ पे कंजम्पशन यानी रेट ऑफ रेस्पिरेशन कितना है। तो ये सब प्राइमरी प्रोडक्शन से रिलेटेड फैक्टर्स हैं। अगर हम यहाँ पे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में देखें तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ये कंज्यूमर लेवल पे जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से जो प्रोडक्टिविटी अवेलेबल हुई है, एनर्जी अवेलेबल हुई है कंज्यूमर्स को, वो उस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। तो इस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कंज्यूमर के लेवल पर है। इसमें अगर हम देखें तो जो यहाँ पे कुछ जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी जिसे हमने यहाँ पीएन से बताया है, वो अब यहाँ पर इनपुट है टोटल कंज्यूमर लेवल पे, जो कि हर्बीवोर और कार्निवोर्स को अवेलेबल है। तो यहाँ पे भी जैसे प्रोड्यूसर में कुछ एनर्जी का पार्ट कंज्यूम हुआ, कुछ काम में आ गया, कुछ वेस्ट चला गया, कुछ रेस्पिरेशन में, कुछ इस तरह से यहाँ पर भी एनर्जी का फ्लो हो रहा है। तो इसमें सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में जो फैक्टर्स हैं अगर हम यहाँ देखें कि फूड चेन की लेंथ क्या है, प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है, साथ में जो नेचर है और जो एनर्जी का इंपोर्ट है, साथ में जो बाहर के फैक्टर्स हैं वो भी इसमें वेरी करते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन क्या थी, फूड चेन में जो ऑर्गेनिक मैटर था, जो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन था वो कितना परसेंटेज था। यहाँ पे डेट्रेटस साइकिल का भी रोल है, जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल से डिकम्पोजिशन क्या है, अगर हम डिट्रीवोरस साइकिल की बात करें तो इसको डिटेल में ओडम ने 1969 में साउथ फ्लोरिडा में ब्लैकिश जोन पर डिटेल स्टडी किया था मैंग्रोव्स इकोसिस्टम पे। उन्होंने बताया कि ये जो इकोसिस्टम है उसमें ग्रेजिंग
फूड चेन के साथ साथ जो डिट्रिटस फूड चेन है, डिकम्पोजर्स हैं, उनका रोल भी इम्पॉर्टेंट है। फर्दर अगर हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में देखें तो यहाँ जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है वो किस तरह से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल्स पे, जो सेकंड ट्रॉपिक लेवल से थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर फ्लो होती है, और वहाँ पर किस तरह से इसमें कुछ पार्ट कंज्यूम हो रहा है, कुछ हीट के फॉर्म में डिस्पर्स हो रहा है, कुछ नेट अवेलेबल है। तो फर्दर जो सक्सेस सीरीज़ के अंदर जो ट्रॉपिक लेवल्स हैं उसमें ये प्रोडक्शन धीरे धीरे इसकी परसेंटेज कम होती जाती है, यानी जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के कंपेयर में सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का लेवल कम होता है, क्योंकि इसमें कई फैक्टर्स काम आ जाते हैं। तो जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, अगर हम उसका मेज़र करना चाहें तो उस एट अ टाइम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ पार्ट उस समय कंज्यूम भी हो रहा होता है। तो अगर हम इसे नेट कम्युनिटी प्रोडक्शन बोलें तो वो ज़्यादा बेटर होता है। ये नेट कम्युनिटी प्रोडक्शन का मतलब है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है जब यूज़ नहीं हो तब उसे हम नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। यानी कि जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसमें से अगर हम कंज्यूम्ड बायोमास है जो कि कंज्यूमर्स ने कंज्यूम कर लिया है, उसके बाद जो रिमेनिंग बचा है उसे अगर हम मेज़र करें तो वो नेट कम्युनिटी प्रोडक्शन है, जो कि कंज्यूमर लेवल पर अवेलेबल है, उसका मेज़रमेंट किया जा सकता है। इसमें जो पर यूनिट टाइम है उसमें हम किसी मंथ में या सीज़न वाइज या ईयर वाइज इसे किलो कैलोरी ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर यूनिट टाइम में इसको मेज़र कर सकते हैं। इस तरह से जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड इतने सारे फैक्टर्स हैं जो कि इसको प्रोडक्शन को प्रभावित करते हैं। यहाँ हमने डिट्रिटस साइकिल का रोल भी सेकेंडरी प्रोडक्शन में देखा है कि किस तरह से डिकम्पोजर्स हैं जो कि जैसे सी वीड्स हैं, सी ग्रासेस हैं, सॉल्टी मार्शेस ग्रासेस हैं, एशरीज हैं, वो किस तरह से इस डिकम्पोजर से प्रभावित होते हैं, और जो प्राइमरी प्रोडक्शन है उससे फ़िश का प्रोडक्शन किस तरह से बढ़ता है। इसको हम डिटेल में जो एनर्जी का फ्लो चार्ट है, डिफरेंट मॉडल्स हैं, उसमें हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है, इसमें अगर मेन डिफरेंस देखें तो जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसमें एनर्जी का लेवल बहुत हाई होता है, जबकि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में इस तरह से इसका लेवल कम है। साथ में जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसकी हम दो कैटेगरी कर सकते हैं। जैसे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से जब रेस्पिरेशन को माइनस किया तो रिमेनिंग नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, लेकिन सेकेंडरी लेवल पर इस तरह की दो कैटेगरी नहीं हो सकती हैं, जैसा कि ओर्डम ने बताया है कि यहाँ इसका लेवल कम होता चला जाता है। वो डिपेंड करेगा कि उसमें कितने ट्रॉफिक लेवल्स हैं या कितने चैनल्स हैं जिससे कि ये एनर्जी का फ्लो हो रहा है। अगर हम फंडामेंटल एस्पेक्ट्स प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड जो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं उनकी चर्चा करें तो यहाँ सबसे पहला है कि स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है। स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब है एट अ टाइम जो कंज्यूमर लेवल पे या प्रोड्यूसर लेवल पे इकोसिस्टम में जो बायोमास अवेलेबल है वो स्टैंडिंग क्रॉप होता है। लेकिन यहाँ ये क्लियर नहीं है कि इसमें इंडिविजुअल्स की काउंटिंग करके या वेट से प्रोडक्टिविटी डिटरमाइन हो सके, क्योंकि कई और भी फैक्टर हैं जो कि प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड हैं। तो जो मटेरियल रिमूव्ड हो रहा है, यानी प्रोड्यूसर से जो ऑर्गेनिक मैटर है वो कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, लेकिन कुछ पार्ट इसमें इमाइग्रेशन का भी है, साथ में ऑर्गेनिक डिपॉजिशन का रिमूवल भी है, सेडिमेंटेशन भी है, वो भी फैक्टर इसमें मेन रोल प्ले कर रहे हैं। न्यूट्रिएंट लेवल क्या है, जिसमें बायोमास प्रोडक्शन है और जो कि कंज्यूमर्स के लिए कितना अवेलेबल है, कितना असिमिलेशन हुआ है, ट्रांसफॉर्म हुआ है, वो इससे रिलेटेड होता है। साथ में जो रिपीटेड मेजरमेंट के साथ जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी यहाँ देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लाइट, सोलर एनर्जी है, टेम्परेचर है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन है, वाटर का करंट है, फोटोसिंथेसिस की रेट है, जो टोटल इनपुट है, जो टोटल आउटपुट है, वो किस तरह से हो रहा है। तो ये जो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं ये प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है, जिसमें यहाँ बताया है कि किस तरह से एक फूड चेन में एक इकोसिस्टम में दो फूड चेन पैरेलल रन करते हैं, जिसमें ग्रेजिंग साइकिल है और
सेकंड है डिक्टेटर्स साइकिल जो डिकम्पोजर से रिलेटेड है और दोनों का पैरेलल इक्वल कंट्रीब्यूशन है और इनका जो ये आपस में इंटरलॉक्ड है। इससे जो पूरा इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी समझी जा सकती है। यानी कि इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स को समझने के लिए हमने ये सारे चेक पॉइंट्स को समझकर हम प्रोडक्टिविटी को समझ सकते हैं कि वो बायोमास क्या है, कि स्टैंडिंग क्रॉप क्या है, रिमेनिंग जो अवेलेबल है वो किस तरह से कंजम्पशन हो रहा है, उसका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, इसकी दो कौन सी कैटेगरी हैं, साथ में सेकेंडरी प्रोडक्शन क्या होता है। अगर हम डिफरेंट इकोसिस्टम्स में प्रोडक्टिविटी की बात करें तो उसे वाइटिक ने 1970 में पूरी स्टडी करके डिफरेंट इकोसिस्टम में प्रोडक्शन का लेवल बताया था। इन्होंने बताया कि जो डिफरेंट इकोसिस्टम हैं जो कि एक्वेटिक में हैं और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हैं, अगर हम इसमें यहाँ किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर पर ईयर के हिसाब से इसे काउंट करें तो जो टेरेस्ट्रियल जोन में देखें तो जो लैंड एरिया है वो टोटल अर्थ सरफेस का 29% है। यहाँ इसमें डायग्राम में हम देखें तो जो टेम्परेटेड और ट्रॉपिकल स्वैम्स एंड मार्शेस हैं इनकी प्रोडक्टिविटी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मैक्सिमम है, जो कि टोटल लैंड सरफेस जबकि इनका जो 1.3% ही लैंड सरफेस एरिया है, जबकि प्रोडक्शन में इनका कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा है। साथ में अगर हम यहाँ देखें कि फॉरेस्ट है जहाँ पे सवानाज वेजिटेशन टाइप है, वो उसमें जो नेक्स्ट वाइड स्प्रेड है एनर्जी प्रोडक्शन में 30% ये एनर्जी प्रोडक्शन में अपना योगदान दे रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है उसमें टेम्परेटेड फॉरेस्ट के कंपेयर में लगभग डबल यहाँ एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है। इस तरह से जो स्वैम्स एंड मार्शीज लैंड्स हैं उनका प्रोडक्शन रेट भी बहुत ज़्यादा है, जबकि सबसे टॉप पे देखा जाए कि ओपन ओशंस हैं, डेजर्ट्स हैं, यहाँ प्रोडक्टिविटी कम है। तो इसका जो मुख्य कारण है वो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी और फूड चेन है कि फूड वेब कितनी कॉम्प्लेक्स है यार फूड और उनमें इंटरलॉकिंग कितना है, और साथ में दूसरे फैक्टर्स भी इस प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे कि किस तरह से एनर्जी का फ्लो डिफरेंट मॉडल से होता है। थैंक यू।